Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called chemical reactions and equations. Lecture 1, 2 और 3 में मैंने थोड़ा सा बाहर चला गया था आपको वैलेंसीज और सामने वाले की जरूरत बताने के लिए। लेक्चर 4 में थोड़ा सा पकड़ेंगे केमिकल इक्वेशन को। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम उसके एलिमेंट्स के सिंबल्स को प्रॉपरली लिखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन. The method of representing a chemical equation with the help of symbols and the formulae of substances involved in it is known as a chemical equation. Chemical reaction is zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen. कुछ नहीं समझ आया क्यों बना, क्या बना, कैसे बना? इसी में अगर थोड़ा सा यहां पर सिंबल लिख दूं Zn प्लस H2SO4 गिव्स, अब थोड़ा बहुत हमें ज्ञान है कि जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तो और जिंक एक मेटल होता है, तो जिंक आएगा तो हाइड्रोजन को लात पड़ेगी, प्लस जिंक की वैलेंसी 2 होती है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है. अगर कहीं दिक्कत होगी तो Zn प्लस 2 SO4 माइनस 2 ये बनेगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन को H नहीं लिखूंगा, हाइड्रोजन को क्या लिखूंगा? H2. दिस इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन. दिस इज लेस इंफॉर्मेटिव, दिस इज मोर इंफॉर्मेटिव. एक मिनट मेरी बात समझना. जब दुनिया की पहली गाड़ी बनी थी ना, पहली गाड़ी, तो उसमें शायद 2 लोग बैठते थे और वो ज्यादा दूर तक चलती भी नहीं थी, उसे पेडल मार के चलाना पड़ता था. फिर जब गाड़ी में इंजन लगा तो वो ज्यादा दूर तक चलने लगी, और मगर उसमें एसी नहीं होता था. धीरे 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 फीचर्स आते गए. तो केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखना इज द लोएस्ट लेवल, उसको एक लेवल और ऊपर लिखने को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन में ये लोग जो लेफ्ट साइड पे होते हैं इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये लोग जो रिजल्टेंट होते हैं इनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स. एक बार और कर लेते हैं. एक बार हमने बेसिक डेफिनेशन करी है, एक बार बुक वाली डेफिनेशन कर लेते हैं. आर दोज substances which combine or react are known as reactants. जो रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जो रिएक्शन के स्टार्ट में आपस में इन्वॉल्व होते हैं. प्रोडक्ट्स आर न्यू सब्सटेंसेस. फिलहाल ना मैं बुक वाली डेफिनेशन लिख रहा हूं. न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. एक अच्छा बच्चा लिख देगा यहां पर, दे आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन. और ये पॉइंट मैं चाहूंगा आप लोग खुद लिखो. दे आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन. अब चलो जी, 2 बातें ध्यान से, ये चीज क्लियर हो गई ना. सबसे पहले हमारा लेवल था केमिकल रिएक्शन, फिर हम आए केमिकल इक्वेशन. अब हमें अपनी केमिकल इक्वेशन में फीचर्स डालने हैं. फीचर्स मतलब उसको हाई लेवल का बनाना है. तो हाई लेवल वाली केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और जो लो लेवल वाली होती है उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तुम्हें कोई डाउट आया, तुमने अपने टीचर से डाउट पूछा, टीचर ने डाउट देखा, करने की कोशिश करी, अच्छा बेटा कल बताऊंगा. हो सकता है टीचर फंस गए, हो सकता है मैं भी फंस जाता हूं, मैं बहुत बहुत वीक टीचर हूं.
अगले दिन फिर तुम आए, तुमने कहा सर वो वाला डाउट हो गया, ओह बेटा मैंने भूल गया, तो मैं फिर पढ़ाने लग गया, फिर तुमने एक और डाउट पूछा, मैं फिर फंस गया, और फिर वही ऐसे चलता रहा। 4-5 दिन में, 5 दिन में तुमने 4 डाउट पूछे, मैंने एक भी नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मेरे पे कॉन्फिडेंस खत्म होता जाएगा, तुम्हारा और मेरा बैलेंस खराब होता जाएगा, क्योंकि मैं रीजंस नहीं दे पा रहा हूं। द सेम गोज हेयर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज अ हीरो इक्वेशन, this is a zero equation. I'm telling you, H2 plus O2 gives H2O. H2 plus O2 gives H2O. सबसे पहले प्रॉब्लम को रियलाइज करो, और कोई भी प्रॉब्लम एक ही स्टेप में खत्म नहीं हो जाएगी, ये मैं आपको साफ बात बता रहा हूं। तो यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां पर ऑक्सीजन का एक है, यहां पर ऑक्सीजन के दो हैं, यहां पर भी ऑक्सीजन का एक है, ऑक्सीजन के दो हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 1 जा 2 हो गए ऑक्सीजन के। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। और हिट एंड ट्रायल मेथड में अगर एक्सपर्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चे ने कहा लगता है आपने कम करी हुई है प्रैक्टिस, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 2 जा 4 हो गए। मैंने कहा भाई भीम एक मिनट शांत हो जाए, ये बैलेंस हो गई, दैट्स इट। अब व्हाट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल equation which contains unequal, ये वर्ड देख लेना, unequal is the word, please, number of atoms on the reactant and product side, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एक जगह तो ऑक्सीजन के 2 एटम थे, दूसरी जगह ऑक्सीजन का 1 एटम था। तो ये समझ ही नहीं आया ये कहां गया, गायब हो गया, टीचर भी कंफ्यूज हो गया, बात ही नहीं समझ आई। हाँ, मगर यहां पर व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन which contains equal number and kind of atoms on reactants side as well as product side। प्लीज मेरी बात को समझना ध्यान से। बच्चा बोलेगा दिस follows law of conservation of mass, that mass can neither be created nor be destroyed। यहां पे क्या लिखोगे? does not follows law of conservation of mass। आपकी मम्मी घर को मैनेज करती हैं, आपके पापा घर को मैनेज करते हैं, क्या कोई फॉर्मूला है? क्या उनके पास कोई किताब है कि ऐसे घर चलेगा? वो सुबह किताब में उठते हो, देखते हो घर ऐसे, अच्छा आज घर को चलाने के लिए ये रूल फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, घर को भी तो बैलेंस में रखना पड़ता है ना। जहां घर आउट ऑफ बैलेंस होगा वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो घर को बैलेंस करने के लिए पिताजी कौन सा रूल लगाते हैं? ये वाला रूल लगाते हैं। और पिताजी और माताजी को कई सालों की क्या होती है? प्रैक्टिस होती है। इट इज ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस। सो बच्चे ने पूछा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो उसका आंसर है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। और सर हम कैसे बैलेंसिंग सीख पाएंगे? बाय प्रैक्टिस। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दिल से तो मैं आपको एम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा, काफी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो रिलैक्स करना। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। अब हम डाल रहे हैं फीचर्स। एप्पल का जिनके पास फोन हो, या चलो सैमसंग का भी, एंड्रॉइड का भी,
कोई फोन हो, हर चीज, हर सॉफ्टवेयर अपने आप को अपग्रेड करता है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं नए नए फीचर्स आते रहते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अगर इस समय मैं आपसे बात करूं कि कोई ऐसी चेन बताओ, पिज्जा चेन बताओ जो काफी पॉपुलर है इंडिया में। इंडिया में कौन सी पिज्जा चेन है जो काफी पॉपुलर है? प्लीज ध्यान से समझना, मैं वो पिज्जा चेन नहीं पूछ रहा जो आपको पसंद है, मैं वो पूछ रहा हूं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो जब ये बात बोली जाएगी तो आप बोलोगे सर डोमिनोज इज अ पिज्जा चेन विच इज वेरी पॉपुलर। व्हाई एंड हाउ इट इज सो मच पॉपुलर? तो सबसे पहले आप जब भी रोड पर जा रहे हो, इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ रोड, लेफ्ट साइड और राइट साइड थोड़ा सा देखते जा रहे हो, तो हर 2 या 3 किलोमीटर बाद आपको डोमिनोज का स्टोर दिख जाएगा। विद एक ही तरीके, उनका एक ही सिंबल है, एक ही डिजाइन है, सेम कलर कॉम्बिनेशन, आपको डोमिनोज का स्टोर हर 2 या 3 किलोमीटर में दिख जाएगा। डोमिनोज वाला डिलीवरी बॉय आपको किसी ना किसी रेड लाइट पे दिख जाएगा, जिसकी यूनिफॉर्म भी उसी कलर से मैचिंग होगी जो डोमिनोज का था। आई डोंट नो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं। ये करके प्लस एड्स देकर उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी कि डोमिनोज नाम का कोई पिज्जा है, फिर हम उनके पास गए। वैसे ही हाउ कैन वी मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव? तो पहली चीज है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा मेरी बात समझना, मैंने बोला डोमिनोज डोमिनोज, अगर किसी को डोमिनोज के बारे में नहीं पता तो क्या उसे गोली मार दें? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। नहीं पता, उसने नहीं ध्यान दिया होगा, उसने पिज्जा नहीं खाया होगा, उसे पिज्जा अच्छा नहीं लगता होगा, उसको पता भी नहीं होगा पिज्जा क्या है। पिज्जा क्या है ये पता होना और ना पता होना कोई पाप वाली बात नहीं है। नहीं पता भाई, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर पता है, देखा है, तो जरूर शेयर करो कि यार कैसा लगा तुझे डोमिनोज जाके, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस। इट इज सिंपल सी बात। सेकंड दिया हुआ है बाय indicating the heat changes taking place in a reaction। ध्यान से देखना। और थर्ड by indicating the conditions under which the reaction takes place। अभी बताऊंगा ढंग से, ध्यान से चलना। फिजिकल स्टेट्स लिखनी है, हीट चेंजेस लिखनी है, कंडीशंस लिखनी है। बच्चे ने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा अभी बताता हूं। अगर किसी के ब्रैकेट में एस लिखा हो मींस वो सॉलिड है। अगर किसी के ब्रैकेट में एल लिखा हो तो मींस वो लिक्विड है। अगर किसी के ब्रैकेट में जी लिखा हो तो मींस वो गैस है। अगर किसी के ब्रैकेट में ए क्यू लिखा हो, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन मेड इन वाटर। द लाइम वाटर, नींबू पानी जो आप घर आके पीते हो, दैट इज एक्वस। ग्लूकॉन डी जो पानी में मिलाकर पीते हो, दैट इज एक्वस। पानी में डिसॉल्व की गया कोई भी सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस। अगर रिएक्टेंट्स, हीट का सिंबल मैंने आपको बताया था जब चैप्टर शुरू हुआ था, ट्राइंगल वाली साइड पर हीट दी गई है, तो इस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक, दैट हीट हैज बीन प्रोवाइडेड। और अगर प्रोडक्ट, वो जल्दबाजी बहुत है तुम्हारे सर को, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस डेल्टा, तो इसका मतलब है ये एक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट इवॉल्व हुई है। जहां पर रिएक्टेंट वाली साइड पे हीट, ये जो डेल्टा निशान है ये हीट का निशान होता है, ये बात आपको बता रखी है। अगर रिएक्टेंट साइड पे है तो वो एंडोथर्मिक है, अगर प्रोडक्ट्स वाली साइड पे है तो वो एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन में से हीट निकली है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपको बताए गए हैं। बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस, रिएक्टेंट्स, एरो, प्रोडक्ट के ऊपर यहां डेल्टा लिख दिया, मतलब हीट दी जा रही है। 200 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस पे ये कुछ वो रिएक्शन हो रहा है। H2SO4 लिख दिया, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। समझना, कैटलिस्ट, इसके बारे में भी ढंग से बताऊंगा। जैसे कि देखना, अभी एक एग्जांपल भी देता हूं आपको, अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि ट्वाइस ऑफ KClO3, डेल्टा ऊपर लिखा मतलब हीट दी गई है। MnO2 ट्वाइस ऑफ KCl प्लस थ्राइस ऑफ O2। अब हमें पता है कि ये एक सॉलिड रिएक्टेंट है, ये सॉलिड बना और ऑक्सीजन इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ अ गैस। फिलहाल अभी 1 मिनट के लिए से छोड़ दो, हमारा फोकस इस पे है कि ये कौन है। एरो के ऊपर जो सब्सटेंस लिखा जाता है उसे बोलते हैं कैटलिस्ट। ये जरा ध्यान से देख लेना क्योंकि कोर्स में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो। इज दैट substance which is used to increase the speed of reaction without, ध्यान से, without itself getting reacted। ढंग से समझाऊंगा, वो व्यक्ति जो रिएक्शन में आता तो है, नजर आता है, बट इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। KClO3 को तोड़ने में मदद करी, खुद वैसे का वैसे ही रहा। वो व्यक्ति जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है मगर उसे खुद फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा और मेरा रिएक्शन हो रहा है, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, मगर तुमको मेरे तक जो लाया वो कैटलिस्ट कहलाएगा। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया ताकि तुम मेरे पास आ सको, तो वो कैटलिस्ट कहलाता है। तो बच्चे ने बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है, कोई ऐसा बंदा भी हो जो हमें बोले समीर सर के पास नहीं जाना। तो मैंने कहा हाँ ऐसा भी हो सकता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर सकता है। उसे नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। वो आप 11th और 12th में पढ़ोगे। खाना खराब ना हो तो हम नेगेटिव कैटलिस्ट डालेंगे, कोई ऐसी चीज डालेंगे जिससे खाना खराब ना हो, खाना रिएक्ट ना करे। फिलहाल मेरी बात को समझो, वो व्यक्ति जो तुम्हें मेरे पास लाया है वो कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट मेरे लिए। वो व्यक्ति जो मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे दूर लेके जा रहा है, दैट इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। मगर खुद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे पास आओ ना आओ वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो कैटलिस्ट वो होता है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू, अगर सही लिखना है, व्हिच इज यूज्ड टू ऑल्टर द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गेटिंग रिएक्टेड। खुद रिएक्ट होता नहीं, बट रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देता है या रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है। ये बात याद रख लीजिएगा। अगर किसी को एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक किसी भी चीज में दिक्कत हो रही हो तो एक बार मुझसे डिस्कस जरूर कर लेना। आई विल एक्सप्लेन यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा ध्यान से, मैंने बोला जिंक मेटल reacts with sulfuric acid to give zinc sulfate and hydrogen। बच्चे ने कहा सर क्या हम इसमें फिजिकल स्टेट्स लिख सकते हैं? अगर हमें 100% कॉन्फिडेंस हो तो हम जानते हैं जिंक इज अ मेटल और मेटल इज फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट। और अगर लिखा हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया गया है। ये बात याद रख लेना।
सॉलिड रिएक्टेंट्स आमतौर पे रिएक्ट नहीं करते बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव। प्लीज मेरी बात समझो, एक कमरे में जाके तुम ऐसे बैठ जाओ, तुम्हारा टीचर भी ऐसे ही सॉलिड होकर बैठा रहे, ना वो तुमसे हेलो करे ना तुम हाय करो। कभी तुम जाते हो किसी क्लासरूम के अंदर, गुड मॉर्निंग टीचर, हाय मैम, ये सब जो करते हो वो सिर्फ एक मूवमेंट होती है तुम्हारी टीचर की तरफ। अगर टीचर भी उतना ही वार्म वेलकम आपको दे दे तो आपका जेल टुगेदर होना बहुत इजी हो जाता है, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हो, एक दूसरे को समझ पाते हो। ये हेलो हाय डेली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, द वे यू रिस्पॉन्ड। आज मैंने किसी को बड़े ही दुखी मन से गुड मॉर्निंग कहा तो उससे भी वो पूछ लेगा क्या बात है यार, आज तू परेशान लग रहा है। गुड मॉर्निंग कहा ही नहीं और मैं उसको जानता भी नहीं तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि मैं भी अपने आप में सॉलिड हो रखा हूं, वो भी सॉलिड हो रखा है, तो हम आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे भी लिक्विड होना पड़ेगा, थोड़ा उसे भी लिक्विड होना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं गैस हूं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गैस की प्रॉपर्टी, सॉलिड लिक्विड गैस, गैसेस में डिफ्यूजन सबसे तेज होता है, दे इंटरमिक्स विद ईच अदर, गैसेस में रिएक्टेंट सबसे जल्दी होते हैं। अब ये जो सॉल्ट बना है ये लिक्विड स्टेट में बनेगा और हाइड्रोजन इज अ गैस जो इवॉल्व हुई है। आप चाहो तो यहां पे जी लिख सकते हो। अगर एरो लिखा हुआ है ऊपर की तरफ या एरो लिखा हुआ है नीचे की तरफ, ये सिंबल मैंने पीछे नहीं बताया, इसका मतलब होता है गैस इवॉल्व, और अगर एरो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ये बात याद रख लेना। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। वी कैन मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। अब ध्यान से क्लास देखे। C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। कार्बन इज सॉलिड, ऑक्सीजन इज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, और यहां पर हीट प्रोडक्ट वाली साइड पे आई है, तो इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक भी बोला जा सकता है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही है। और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी निकली है, एनर्जी इवॉल्व हुई है। मैं हिंदी का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा, मेरी हिंदी में 33 मार्क्स थे 12th में, तो आपको क्लियरली बता रहा हूं, माई हिंदी इज नॉट गुड, बट हम इतने भी अंग्रेज नहीं है कि हम बिल्कुल इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं करते। आई विल टीच यू इन द लैंग्वेज इन विच वी कम्युनिकेट, दैट इज इंग्लिश। थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश, ध्यान से रिलैक्स होकर देखना। मैंने आपको बोला मतलब सर अगर कहीं पे रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट प्लस हीट एनर्जी तो वो रिएक्शन कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक। मैंने कहा ओके। तो बच्चे ने कहा क्या सर ऐसा हो सकता है? ध्यान देना, अगर रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट्स प्लस एनर्जी, जरूरी नहीं हो हीट एनर्जी हो, तो क्या वो भी एक्सोथर्मिक होगा? मैंने कहा ओके। हर वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है इज नोन एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतने में एक बच्चे ने फटाक से कूदा, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। अगर आपको याद हो, when combines with 6 molecules of oxygen it gives, ध्यान से, 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP। 38 ATP ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या ये एक्सोथर्मिक होगा? मैंने बोला ओके। मींस अभी आप क्या लेकर जा रहे हो? रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले लिखोगे ट्रू, फिर वो पूछेगा वाई। तो इसका सिंपल सा साधारण सा आंसर है बिकॉज इट इज accompanied
by evolution of energy, hence it is exothermic. साइंस की प्रॉब्लम होती है और साइंस का सॉल्यूशन भी होता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी के स्पेलिंग मेरे को नहीं आते। इंसान क्यूरियस हो जाता है, वो बंदा जो इंटरेस्टेड होता है ना, वो अब उसके दिमाग में एक चीज और चल रही है। हर वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो इमीडिएटली बच्चा बोलेगा ऐसे अगर ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन गैस एंड वी हैव टू गिव देम हीट। अगर आपने मेरा थर्ड लेक्चर ध्यान से सुना हो तो नाइट्रोजन ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, उसको रिएक्ट कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। दैट इज नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। तो सर इसमें हीट देनी पड़ी, बट सर एक सेकेंड के लिए होल्ड कर जाओ। हमें पता है नाइट्रोजन इज अ गैस, हमें पता है नाइट्रोजन इज अ गैस, हीट देनी पड़ी। तो इस रिएक्शन में जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स को हीट देनी पड़ी तब जाके प्रोडक्ट बने, उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं सर? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चे ने कहा एक और एग्जांपल दे दो। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना, इसको जब हम हीट देते हैं ये बहुत काम आएगा आपको। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड होता है, ये गैस बनती है, ये भी एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो बच्चे ने कहा सर इसका मतलब अगर कभी भी रिएक्टेंट्स को हीट एनर्जी देनी पड़े तो बनते हैं प्रोडक्ट्स। तो जहां जहां एनर्जी देनी पड़े उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मैंने बोला ओके। तो बच्चे ने कहा इमीडिएटली 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ, बोल दो यार आवाज नहीं आ रही। क्लोरोफिल इज अ कैटलिस्ट और इसको देनी पड़ती है सनलाइट, और सनलाइट एक तरीके की क्या है? एनर्जी। तब जाके बनता है C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, द सिंपलेस्ट फूड। तो इज फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक। मुझे आवाज नहीं आ रही, तुम क्या बोल रहे हो? तो तुम बोलोगे यस, फिर मैं पूछूंगा वाई, बिकॉज इट इज accomplished या accompanied by absorption of energy. It is accompanied by absorption of energy in the form of sunlight, hence it is called endothermic। हर वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बच्चा कहेगा एक चीज सर आप देखो, ये चीज को तोड़ने के लिए तोड़ा गया है, यहां पर दो चीजों को जोड़ा गया है। आप देखो ये दोनों ने मिलकर कुछ बनाया और यहां पर एक ही चीज थी वो टूटकर दो चीजों में बनी। थोड़ी सी इंग्लिश का प्रयोग करें सर? मैंने कहा हाँ। बच्चे ने कहा कैन वी कॉल देम कॉम्बिनेशन रिएक्शन? मैंने कहा यस। बच्चे ने कहा क्यों कॉम्बिनेशन? क्यों? क्योंकि दो बंदे कंबाइन करें। ऐसे बच्चे ने बोला ऐसे तो यहां पर ये अकेला बंदा टूटकर इन दोनों में कन्वर्ट हो गया, तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? टूटने को बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, अपने नोट्स को और स्ट्रांग बना रहे हैं अगर आप मेरे साथ हो तो। मैंने आपको कैटलिस्ट बता दिया, मैंने आपको हीट चेंजेस बता दिए, फिजिकल स्टेट्स बता दी, एरो बता दी। अब सपोज
सर हमें ना पता हो, फॉर एग्जाम्पल C+O2 गिव्स CO2, तो क्या करें? हमें नहीं पता कि कार्बन सॉलिड है। देखो अगर आपको नहीं पता तो छोड़ आना, गलत मत लिख के आना। हाँ, अगर आपको पता है तो ब्रैकेट में उसकी फिजिकल स्टेट्स जरूर लिखना, आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये चीज ध्यान से देखते हुए चलना। अब जो मैं आगे देख रहा हूं वो सब बैलेंसिंग वाली इक्वेशन है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ बैलेंसिंग करूंगा, और बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा। थोड़े बहुत क्वेश्चंस नहीं करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा। तब तक करूंगा जब तक आप बोर ना हो जाओ। चैप्टर को इजी 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 लेते चलो। थोड़े से पंगे ले रहा हूं, ध्यान से देखना। ऐसे ही पंगे, जस्ट पंगे ले रहा हूं। इसके बारे में पता है? बायोलॉजी में ढंग से बताऊंगा। डाइजेशन में आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हो, आप लोग अपनी बॉडी में फैट्स खाते हो, आप लोग अपनी बॉडी में प्रोटीन्स खाते हो, मिनरल्स भी खाते हो, विटामिन भी खाते हो। दे आर एब्जॉर्ब्ड एज सच, उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट तब तक फायदा नहीं देगा जब तक आप इसको क्या ना कर लो, ग्लूकोज में कन्वर्ट ना कर लो। फैट्स तब तक फायदा नहीं देंगे जब तक आप इनको तोड़कर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट ना कर लो, या ग्लिसरॉल में ना कन्वर्ट कर लो। प्रोटीन्स तब तक फायदा नहीं देंगे जब तक आप इनको अमीनो एसिड्स में ना कन्वर्ट कर लो। तो बच्चे ने कहा बात को घुमाओ मत, ये तीनों जो हैं ये एग्जाम्पल दे रहे हो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। हर वो रिएक्शन जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड decomposition reaction. Take a screenshot like this, ठीक है कि नहीं? So this is called decomposition. अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे नहीं आया हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा। आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स, मगर जाने से पहले चैन थोड़ी पड़ेगा। मैं अभी भी एक बात बोलूंगा, वैलेंसीज को याद कर लेना। बार बार दुखी कर रहा हूं, वैलेंसीज याद हो गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुश रहने दो। अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और उनके माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू।